नेटवर्क तो आ रहा है। अब देखो मैंने SOS बटन दबा दिया है जो यहाँ पर लगा हुआ है, कनेक्टिंग टू इमरजेंसी सर्विसेज, प्रेस द SOS बटन। अब देखते हैं इनका रिस्पांस कितनी देर में आता है। अभी कॉल लग रहा है। इस गाड़ी पर पैसा सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी लगने वाला है, क्योंकि मेरे घर में भी कंसिडर किया जा रहा है नई किया कारेंस क्लाविस को। तो ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होने वाला है और इसकी सारी असलियत आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। वेल, अगर कारेंस ऑलरेडी सेल पर है तो ये कारेंस क्लाविस क्या है? वेल, ये है इसका फेसलिफ्टेड मॉडल, जिसको कंपनी ने पिछले 3 साल का जो फीडबैक है उसको मद्देनजर रखते हुए अपडेट किया है। लेकिन इन अपडेट्स की वजह से इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है और इस कारण से कंपनी ने कारेंस का एक प्री फेसलिफ्टेड मॉडल का एक वेरिएंट सेल पर रखा हुआ है, जिसकी कीमत 11.41 लाख रुपए एक्स शोरूम है। तो किया के लाइनअप में ये सेल्टॉस से ऊपर प्लेस होगी और जो EV6 है उससे नीचे, तो बीच में बहुत बड़ा गैप है। बट ये गाड़ी की प्राइसिंग प्री फेसलिफ्टेड कारेंस के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाएंगी और वो आपको पता चल जाएगी 23 मई को। अब ये क्लाविस का मतलब क्या है? वेल, लैटिन आती है आपको? मुझे भी नहीं आती है। लोरेम इप्सम डोलोम बस इतनी ही आती है। बट थैंकफुली किया ने इसका मतलब बता दिया है। क्लाविस ऑरिया करके एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है गोल्डन की, और वो भी वो की जो ओपन करती है दरवाज़ा अ लाइफ टाइम ऑफ चेरिश्ड मेमोरीज का। थोड़ी मार्केटिंग टर्म है बट मीनिंगफुल। लुक्स के मामले में अब ये छोटी EV9 लगती है, और हो भी क्यों ना, बिकॉज ये उनकी फ्लैगशिप गाड़ी है। तो यहाँ पर छोटी गाड़ियों में भी वही झलकियाँ दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रंट में ज़्यादा SUV वाला स्टांस देखने को मिलता है। गाड़ी सिर्फ 10 mm लंबी हुई है किया कारेंस से, बट वो सिर्फ बम्पर के रीडिज़ाइन होने से ही हो जाता है। और यहाँ पर नीचे आपको ज़्यादा बोल्ड लुकिंग स्किड प्लेट मिलती है, और यहाँ पर हेडलैम्प्स है वो बढ़िया LED मल्टी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको LED की स्ट्रिप दी गई है जो डे टाइम रनिंग लैंप की तरह काम करती है, और इसी में इंटीग्रेट किए गए हैं आपके टर्न इंडिकेटर्स। जो आपके बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। देखो, साइड प्रोफाइल वही कारेंस वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको अपडेटेड 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो टॉप वेरिएंट है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और जो मिड स्पेक वेरिएंट्स हैं उनमें आपको स्टाइलाइज्ड 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स। तो थोड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है जो एलॉय व्हील्स और टायर्स का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये अपडेटेड साइड में ये सिल मिलती है जो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक एनहांस कर देती है। और ये जो आप रूफ रेल देख रहे हो ये फंक्शनल नहीं है, तो इस पर आप सामान मत लोड कर लेना। रियर में भी छोटे मोटे अपडेट्स आपको मिलते हैं, जैसे ये जो टेल लैम्प्स हैं इनमें जो इंटरनल्स हैं वो थोड़े अपडेटेड है, और ये जो स्किड प्लेट है ये वो आगे वाली लुक ही फॉलो करती है और थोड़ी बेटर लगती है। क्लाविस की आपको बैजिंग मिल जाती है, कारेंस के एकदम नीचे ही है, तो ऐसा लगता है कि वो एकदम बस एक एक्स्ट्रा बैज चिपका दिया, बाकी सब कुछ सेम ही कारेंस वाला ही था। यहाँ पर आपको बूट स्पेस भी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन उससे पहले इसका जो स्पेयर व्हील है वो 16 इंच का है टॉप वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट्स लोगे तो वहाँ पर आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। और इसका जो बूट स्पेस है ना वो ऑब्वियसली अनचेंज्ड है, बट तीनों रोज अप होने के बावजूद काफ़ी यूजेबल है। और ये जो सीट है ना मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है कि मैं कंफर्टेबली कितना रिक्लाइन पे बैठता हूँ, उतनी स्पेस आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको स्पेस का जो अंदाज़ा है वो देने के लिए ये 2 कैबिन लगेज है, ये रख के दिखाता हूँ। एक बैग यहाँ आ गया, ये एक बैग यहाँ आ गया। अभी भी ये बूट आराम से बंद हो जाएगा और इनके ऊपर 2-2 बैग आराम से आ जाएंगे। एक आध सॉफ्ट बैकपैक वगैरह जो है वो भी यहाँ पर फिट हो जाएगा। और आपको और थोड़ी स्पेस चाहिए तो आराम से आप इनको फोल्ड करके निकाल सकते हो। ये आपने फोल्ड किया तो एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाता है ये। तो बहुत सारी स्पेस के लिए आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ये हुक्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पर आपको ये लैचिंग पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, दोनों साइड पर हैं ये। यहाँ पर बूट लाइट भी है, तो आप आराम से यहाँ पर अच्छा खासा सामान बांध कर रख सकते हो। बाकी थर्ड रो की बात हम बाद में करेंगे। उसके अलावा ये आपको जो टूल किट वगैरह है वो यहाँ पर फिटेड है, ठीक है। यहाँ पर और स्पेस मिल जाती है, काम की स्पेस है। और ये आपका स्पेयर व्हील लूजन करने के लिए कंट्रोल दिया गया है, चाबी से आप इसको लूजन कर सकते हो। और इसकी जो रियर सीट में एंट्री है ना वो एकदम मक्खन है। ये यहाँ पे जो बटन दिया गया ना ये आप प्रेस कर दो और स्पेस भी बहुत बढ़िया आपको मिलती है। एंट्री करने में आराम से आप आ सकते हो। और इसकी रियर रो में ना आपको बच्चों को बैठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एडल्ट्स भी खुशी खुशी बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखो स्पेस बहुत बढ़िया है।
नीज मेरे थोड़े अपवर्ड फेसिंग है, बट ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको बैठने में। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडरेस्ट आप अपनी हाइट तक एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको हेडरूम भी बढ़िया है। ये जो विंडो है रियर वाली, इससे भी आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और यहाँ पर आपको और हुक्स वगैरह दिए गए हैं आपका सामान वगैरह बांधने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली जब सीट फोल्ड करोगे तब काम आएगा। बाकी यहाँ पर आपको कप होल्डर्स दोनों साइड पे दिए जाते हैं, फ़ोन रखने को जगह है, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है। और ये जो एसी वेंट्स हैं, ये प्रॉपर डेडिकेटेड एसी वेंट्स हैं जो आप अपने फेस की तरफ कर सकते हो फॉर अ मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। और इसकी जो रियर सीट है ना, आई थिंक अंडर 20 लाख में इससे बेटर रियर सीट आपको नहीं मिलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर आपको एक तो इस गाड़ी में यूवी कट ग्लास मिलता है, विच मीन्स बाहर की गर्मी थोड़ी कम कट के आती है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर आपको रियर विंडो सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग वगैरह बढ़िया है, इनको आप 4.5 मूवमेंट तो कर ही सकते हो, रिक्लाइन भी एडजस्ट ऑब्वियसली कर सकते हो। उसके बाद आपको ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है। कप होल्डर यहाँ नहीं है, यहाँ पर आप 2 कप्स या बॉटल वगैरह रख सकते हो छोटी हाइट के। एंड यहाँ पर आपको एक चिलर भी मिलता है, थोड़ी सी हवा यहाँ पर एसी फेंकता है जो आपकी ड्रिंक्स को कोल्ड रख सकता है। यहाँ पर 2 टाइप सी सॉकेट भी दिए गए हैं, ये आपको रियर एसी एडजस्टमेंट के लिए मिलता है। यहाँ पर ये जो है आपका एयर प्योरीफायर है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है। फेस की तरफ आपको ये टॉप पर मिल जाते हैं, मतलब फेस को फेसिंग आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो अच्छी हवा आपको मिलेगी फेस के ऊपर। और जो एक फीचर मिसिंग है इस वेरिएंट में, क्योंकि ये टॉप से एक लेवल नीचे है, ये HTX वेरिएंट है, इसमें आपको बॉस मोड नहीं मिलता है। ये जो सीट है मैं इसको यहीं से एक बटन प्रेस करके आगे की तरफ फोल्ड कर सकता हूँ, बट फिर भी इस वेरिएंट में आपको ये ट्रे टेबल मिलती है। इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हो और अपना रास्ते में स्नैकिंग वगैरह कर सकते हो। एक फ़ोन के लिए स्पेस यहाँ मिल जाती है। और तो और यहाँ पर आपको ये नया ट्रिम देखने को मिलता है। 2 बड़े डोर पॉकेट्स मिलते हैं जिनमें आप बॉटल्स रख सकते हो, और छोटी मोटी स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है कुछ और सामान रखने के लिए। ये देखो, एक बटन दबाया, AC के कंट्रोल्स आ गए, ये तुम्हारा टेम्परेचर, ये सब AC सर्कुलेशन वगैरह। एक बटन दबाया, अब तुम्हारे मीडिया के कंट्रोल्स आ गए। ये बहुत सही फीचर है नई किया कारेंस में, और ये मैंने सबसे पहले, मतलब आपने भी इस ग्रुप की कार्स में Hyundai वर्ना में देखा था। और ये गाड़ी का जो कैबिन है ना, ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू लगता है यहाँ से, बिकॉज ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको ये डेनिम टाइप मटेरियल देखने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम टच मिलती है। यूजुअली लोग लेदर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेदरेट ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किए, थोड़ी यूनिक टच है। बीच में एक ये स्ट्रिप और रन करती है। इसके नीचे जो ट्रिम है ये भी काफ़ी बढ़िया है, प्लास्टिक है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वी हैव सीन दिस इन किया कार्स। ये स्टीयरिंग व्हील है एकदम किया EV9 से उठाया हुआ है, किया सिरोस में भी आपको देखने को मिल जाता था, और बहुत ही प्रीमियम लगता है। हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील है, और ये डुअल पेन आपको स्क्रीन्स मिल जाती हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन्स हैं। इनका जो लेआउट है वो तो फेमिलियर सा ही है, इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, बट ये जो आपका ड्राइवर डिस्प्ले है ये अच्छा है। इसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड इसके जो ओवरऑल कंट्रोल्स हैं, विजिबिलिटी है, कैमरास वगैरह की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। ये जो आपको ये दोनों साइड के कैमरास हैं बहुत खास नहीं है, सर्टेनली नॉट बेटर देन टाटा, बट एटलीस्ट ये मुझे पता है कि दिस विल ऑलवेज वर्क। ये सेम आपको मैं इसका रियर कैमरे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, ये अभी सही है और रात में भी ठीक ठाक ही रहेगी, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन Hyundai कार्स। तो कुछ खास अपडेटेड नहीं है, बट अच्छी क्वालिटी है इसकी, आपको इशू नहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखो ये टाइप A USB सॉकेट, एक 12 वोल्ट सॉकेट, और एक यहाँ पर टाइप C सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पर पार्किंग सेंसर बंद कर सकते हो। ये आपको ऑब्वियसली कैमरा ऑन करने का बटन है। ये डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल के लिए आपको कंट्रोल मिलता है, ये मैनुअल है। और यहाँ पर आपको देखो कूल्ड एयर मिलती है अपनी ड्रिंक्स को कूल करने के लिए, ये भी बहुत सही है। पीछे भी मिलती थी, आगे भी मिलती है। देखो आर्मरेस्ट आगे नहीं होता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इससे छोटी और सस्ती गाड़ियों में भी आपको ये फीचर मिल जाता है, बट इसके नीचे आपको और मॉड्यूलैरिटी मिलती है। यहाँ पर आप कभी होल को हटा भी सकते हो, इसमें कचरा वचरा फेंक सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा डीप स्पेस है। बट ये जो आपका हैंड ब्रेक है ये थोड़ी स्पेस कम कर देता है, और यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग वगैरह का पोर्ट नहीं मिलता है। उसके अलावा इन सीट्स में आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है। ये वेरिएंट टॉप से एक लेवल नीचे है, तो इसमें आपको ये वाला सनरूफ मिलता है, अदरवाइज टॉप वेरिएंट में आपको
डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। हाँ, इस वाले वेरिएंट में अगर आप टर्बो पेट्रोल लेते हैं HTX में तो आपको डुअल पेन मिल जाता है। यहाँ पर डीजल में ये आपको नहीं मिलता है। यहाँ आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। एंड ये जो ड्राइवर के सामने सनवाइजर है ना, इसमें मिरर नहीं मिलता है। एंड मैंने बहुत फीमेल बायर्स को देखा है जो कारेंस खरीदती हैं, एंड इवन मेन भी यार, सबको चाहिए यहाँ पर। एटलीस्ट इतनी महंगी गाड़ी है और जिस किस्म की इसकी क्लाइंटेल है, आई एम श्योर उनको यहाँ पर एक मिरर ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। ऑल्दो यहाँ पर टिकट होल्डर आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको सनवाइज़र में मिरर मिल जाता है, बट इसमें आपको लाइट नहीं मिलती है। और ये जो वेरिएंट है इसमें आपको ये डैश कैमरा मिलता है इनबिल्ट। इसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलती है, इसमें आपको मेमोरी कार्ड साइड से डालना पड़ेगा। इसकी क्वालिटी बहुत स्पेशल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फुल HD रिकॉर्ड आगे का करता है और जो कैबिन के अंदर ये रिकॉर्डिंग कर रहा है वो इसकी HD पे होती है। यानी आपको मार्केट में अभी 4K मिल रहे हैं, बट ऑब्वियसली इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि ये फ्रॉम द फैक्ट्री या फिर कंपनी आपको डीलरशिप लेवल पे फिट करके दे सकती है, जो यहाँ पर बेटर इंटीग्रेट हो पाएगा। उसके अलावा ये गाड़ी में ना आपको इतने कप होल्डर्स मिलते हैं कि आप सिर्फ इस कार के पैसेंजर्स ही नहीं, अगली 2 कार्स के पैसेंजर्स की भी ड्रिंक यहाँ पर ही होल्ड कर सकते हो। देखो 2 कप होल्डर तो यहाँ मिल गए। ये जो डोर है इसमें आपको 3 बॉटल्स रखने की जगह मिलती है और एक कॉर्नर में और स्पेस मिलती है जो वैसे तो अम्ब्रेला होल्डर है, बट वहाँ पर आप एक और बॉटल डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको पीछे और बहुत सारी स्पेस मिलती है। जो डोर पॉकेट्स हैं उनमें आपको 2 बॉटल रखने की जगह मिलती है। जो ट्रे टेबल है उसमें भी आपको स्पेस मिलती है बॉटल रखने के लिए या फिर ग्लास रखने के लिए। और यहाँ पर सेंट्रल कंसोल के पीछे भी आपको स्पेस मिल जाती है। जो एकदम 3rd रो है उसमें भी आपको ग्लासेस रखने की जगह मिल जाती है। तो इन टोटल मैंने गिने हैं यहाँ पर  अब इतने हाईटेक कैबिन में ना बस एक चीज खलती है, लैक ऑफ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अब देखो मैंने SOS बटन दबा दिया है जो यहाँ पर लगा हुआ है, कनेक्टिंग टू इमरजेंसी सर्विसेज, प्रेस द SOS बटन। यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबकी डिटेल आ गई है, तो एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता रहेगी कि मेरी कहाँ पर है। अब देखते हैं इनका रिस्पांस कितनी देर में आता है। अभी कॉल लग रहा है, लेट्स होप दे कॉल मी, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क तो आ रहा है। 3 बार आप देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क के। लेट्स सी कितना इफेक्टिव है ये। Good afternoon, my name is Ikshita calling from Kia India. Thank you for calling. I was just checking out what the services are. Can you tell me what all issues can you solve for me? Is it only with the towing? Yes, I am guiding you that in the SOS or in the RSA button. So SOS is for the emergency services like any medical issue or any accident case, or your vehicle has been stopped, locked, anything. So Okay. the roadside assistance and SOS are basically same, but in roadside assistance services, these are basically towing service. So Okay. the towing services will be provided to you if your vehicle has facing a major issue and this vehicle is not starting and like this. And the 3rd button, which is Kia Connect, that is the button for navigation. So if you press that trigger, so your call will connect it to us and we will provide you the navigation from which location you have gone. So this navigation will be working only through the inbuilt navigation in the car, right? Yes. Okay. And if I had pressed the SOS button only for a medical services, you would have contacted some ambulance or something? If there any medical emergency, so we will provide you the medical treatment also. So you will be sending an ambulance? Yes. The process will completed by the RSA team, sir. We are here only for the complaint registration. Okay. And after that your call will connected to the roadside assistance team, so they will help you. अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। तो कुछ ऐसे काम करता है एंड आई थिंक काफ़ी प्रॉम्प्ट सर्विसिंग थी इनकी। एंड एक्चुअल में जब ज़रूरत किसी को पड़े तो आप मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट में आके बताओ कि आपका फुल एक्सपीरियंस कैसा था अगर आपने ये वीडियो देखी तो। अब इसका जो 1.5 लीटर इंजन है ना, ये Hyundai Kia ग्रुप का जो इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अभी तो हम आमने सामने खड़े हुए हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा शोर नहीं आ रहा होगा। क्लैटर भी इसमें कोई खास नहीं है। और अब ये देखो सेटल डाउन हो गया तो और कम आवाज़ हो गई। तो यही आपको रिफाइनमेंट अंदर भी पता चलती है। जब आप इसको पुश भी करते हो ना तो ये इंजन बूमी नहीं होता है। अब देखो ड्राइवर सीट से फेमिलियर सा व्यू मिलता है, फेमिलियर पावर ट्रेन्स हैं। अभी हम डीजल चला रहे हैं विद द मैनुअल, और ये तो कहना पड़ेगा कि इंजन काफ़ी रिफाइंड है। इन्होंने NVH लेवल्स पे एनीवे काम किया है। जो फिगर्स दी हैं वो उन्होंने सिर्फ टर्बो पेट्रोल की दी हैं, नॉट दिस डीजल इंजन।
बट आई गेस इसमें भी थोड़ा बहुत काम किया होगा बिकॉज इंसुलेशन और बेटर करी होगी ओवरऑल ही इस गाड़ी की। एंड ये जो गियर बॉक्स है बहुत स्मूथ है एंड फ्लाई व्हील जो है इस गाड़ी का, उसके कारण इसमें जो आपकी गाड़ी की आरपीएम गिरती है वो बहुत तेज़ी से नहीं गिरती है। तो जब आप कोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हो तो आपकी गाड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ कोस्टिंग पे चल सकती है और उसकी वजह से माइलेज थोड़ी बेटर हो जाती है जब आप ब्रेकिंग के लिए कोस्टिंग का इस्तेमाल करते हो, यानी इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हो। और इस गाड़ी में ना अभी इन्होंने ऐड किए हैं और लैंग्वेजेस का सपोर्ट, यानी इसकी वजह से आप एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, सनरूफ वगैरह ओपन कर सकते हो वॉइस कमांड से। पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, अब ये हिंदी में भी होता है। तो एक बार अभी ट्राई कर ही लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। एसी कम करो। Turning on air conditioning. बात गलत बोली बट काम सही की है तो जाने देते हैं इसको। ये तो किया कनेक्ट ऐप में तो उन्होंने ढेर सारी फीचर्स ऐड करी हैं, बट जो एक बहुत काम की फीचर ऐड हुई है वो माई किया ऐप में हुई है। माई किया ऐप में क्या होता है, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाती है अगर आपकी गाड़ी का कूलेंट लेवल कम हो रहा है, यानी इंजन ओवरहीट हो सकता है उससे, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी, अगर आपका डीपीएफ क्लॉग होने लगेगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सूट का जो जमने का लेवल है वो बढ़ गया। अगर आपने गाड़ी कम चलाई हो, सिटी वगैरह में चलाई हो, ज़्यादा इंजन को रैव नहीं किया है, तो वो डीपीएफ क्लॉग होने के जल्दी चांसेस हो जाते हैं, जो ये डीजल वाले वेरिएंट्स में होता है। तो उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी और भी उसके अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बैटरी एंड ओवरऑल कार आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप गाड़ी को लेके थोड़ा निश्चिंत रह सकते हो। अब ड्राइविंग पर आते हैं। देखो ये गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा ईजी टू हैंडल है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। भले ही आप सिटी में चलाओ या फिर आप इसे हाईवेज पर चलाओ, हाईवेज पर इसके मैनर्स काफ़ी बढ़िया हैं और जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है और बेटर की गई है, यानी लो स्पीड राइड भी बेटर की गई है। जहाँ पे ज़्यादा बिजी या फिर कुछ आपको जो काम कर रहा है ना सस्पेंशन, वो पता नहीं चलता है। और अगर आप हाईवेज पर जा रहे हो तो बहुत ही कंपोज्ड लगता है। ये स्टेयरिंग अभी लाइट है बट हाईवे पे अच्छा खासा वे अप हो जाता है। बट डीजल वेरिएंट वो लोग मेरे को लगता है ज़्यादा लेंगे जिनको ऑब्वियसली फैमिली वगैरह को ज़्यादा घुमाना होता है, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, जिसके लिए कारंस प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। तो वो लोग जब फुल लोड के साथ गाड़ी चलाएंगे ना तो थोड़ी उनको ओवरटेक्स में प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा ये लैकलस्टर लगता है। बिकॉज इसका जो पीक टॉर्क है वो भी आपको 1500 से 2700 आरपीएम के बीच में मिलता है, तो वो विंडो भी काफ़ी छोटी है। और देखो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिलती हैं। बट और एक और काम की चीज़ जो ऐड हुई है ना, वो ये जो आप की देख रहे हो, इसी से आप इसको विंडोज़ लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो धूप में खड़ी गाड़ी जब तंदूर बन चुकी होगी उसको आप ठंडा कर सकते हो बाहर से ही खड़े खड़े। और देखो सेफ्टी के लिए तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बाकी इसमें ओवरऑल ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, सब सीट्स पे आइसोफिक्स एंकरेजेस मिल जाते हैं, VSM एंड ABS विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की फीचर्स भी मिल जाती है। बट एक फ़नी चीज़ ये है कि जो इसका लोअर वेरिएंट है ना, जिसमें आपको ये बड़ी स्क्रीन नहीं मिलती है, यहाँ पर ये 12.25 इंच के 2 बड़े बड़े TV लगाए हुए हैं, बट जो लोअर वेरिएंट है 8 इंच वाला, उसमें आपको वायरलेस कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। बट ये जो एक्सपेंसिव वाला है इसमें आपको वायर्ड मिलता है। एंड जो स्टीयरिंग है ना वो और बेटर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें टॉर्क एंड एंगल सेंसर भी ऐड किया गया है, जिससे प्रिसाइजनेस जो होती है ना स्टीयरिंग की वो काफ़ी बेटर हो जाती है। एंड ऑब्वियसली जब आप कॉर्नर्स पे जा रहे हो, जैसे मैं भी जा रहा हूँ, तो बॉडी रोल थोड़ा पता पड़ता है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर बॉडी रोल पता पड़ता है, बिकॉज ये एक MPV है, इट्स नॉट मेंट टू गो फास्ट अराउंड कॉर्नर्स। School zone ahead. तो क्या आपको किया कारेंस क्लाविस खरीदनी चाहिए? वेल इसका आंसर थोड़ा देर में देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइसेस हैं 23 मई को रिवील हो जाएंगी। एंड ऑब्वियसली इसकी कीमत जो है वो बेस स्पेक जो रेगुलर प्री फेसलिफ्ट वाली कारेंस है उससे ऊपर रहेगी, जो 11.41 लाख पर रिटेल करती है। और इसका मतलब प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पर होने वाली है। बट किया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और जो भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, ऑल्दो एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम, इन्होंने सब कुछ फिक्स किया है और इसे एक बेटर प्रोडक्ट बनाया है। एंड इसमें ऐसा कोई डील ब्रेकर नहीं है जैसा पुरानी कारेंस के साथ था। इस गाड़ी को भी रेकमेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड एज फॉर मी, क्या मैं इस गाड़ी को खरीदूंगा? वेल इसका आंसर तो मुझे अभी खुद नहीं पता है, बिकॉज इसको मैं थोड़ा लंबे समय चलाने के बाद ये डिसीजन लूँगा। और
अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।